दोस्तों जब से सिविलाइजेशंस का उदय हुआ है तभी से सीज और ओशंस ह्यूमन हिस्ट्री का एक क्रूशियल पार्ट रहे हैं। सदियों से ओशंस कमर्शियल कंपटीशन, साइंटिफिक कोलैबोरेशन, नेवल राइवलरी और जियोपॉलिटिकल वॉर्स का कोर रहे हैं। उसी तरह इंडियन ओशन भी हमेशा से ही एक ग्रेट पावर राइवलरी का हब रहा है और उसके डोमिनेशन का कांस्टेंट स्ट्रगल ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक पेरेनियल फीचर है। दोस्तों इंडियन ओशन वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ओशन होने के चलते एक वास्ट जियोपॉलिटिकल थिएटर है जो ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलक्का और ऑस्ट्रेलियन वेस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट में अफ्रीका के मोजाम्बिकी चैनल तक फैला हुआ है। नॉर्थ में पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को इनकम्पास करते हुए ये साउथ इंडिया ओशन तक एक्सटेंडेड है। इंडियन ओशन की कोस्ट पर लगभग 2.7 बिलियन पीपल इनहैबिटेड हैं। इसके सब रीजन्स की साइज और डाइवर्सिटी यहाँ की जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सोशियो पॉलिटिकली डाइवर्स कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ईरान और साउथ अफ्रीका को इंक्लूड करता है जो एक नए स्ट्राइकिंग पावर डायनेमिक्स को लीड करते हैं। रिसोर्स रिच अफ्रीका और एनर्जी डेंस मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया के लेबर मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंडियन ओशन की स्टेबिलिटी बहुत क्रूशियल है। इंडियन ओशन रीजन में ट्रेड का शेयर स्कोप इसको मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट के टर्म्स में क्रिटिकल बना देता है। दोस्तों इसी वजह से मेजर पावर्स हमेशा से इसके कंट्रोल के लिए कम्पीट करती आई हैं, लेकिन ये 19th सेंचुरी में ही पॉसिबल हो पाया कि ब्रिटेन जैसी मैमथ एम्पायर ने पहली बार इस पर एक ओवरवेलमिंग डोमिनेंस एंजॉय की। कोल्ड वॉर के दौरान भी यूएस और यूएसएसआर दोनों ने ही इस पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश की। दोस्तों चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे सिग्निफिकेंट एशियन इकोनॉमीज भी आज प्राइमरीली मलक्का स्ट्रेट से इंपोर्ट होने वाले एनर्जी पर डिपेंडेंट है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन ओशन के ट्रेडिंग रूट्स में किसी भी तरह का डिसरप्शन पूरे ग्लोब की एनर्जी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करेगा। आज भले ही इंडियन ओशन को कोई एक सिंगल कंट्री कंट्रोल नहीं करता, लेकिन इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट के एडवेंट ने इंडियन ओशन को फिर से स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर दिया है और आने वाले टाइम में जो भी कंट्री इस पर अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल हो पाएगी वो वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक डोमिनेटिंग पोजीशन से एंगेज करेगी। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि अपने बढ़ते इन्फ्लुएंस और नेवल पावर से इंडिया इस रीजन को और कंसिक्वेंटली पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों इंडिया एक मैसिव पेनिनसुला है जिसकी कोस्ट लाइन की लेंथ अराउंड 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इंडिया के पास 1100 आइलैंड्स और 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का EEZ है। इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड के वन ऑफ द ओल्डेस्ट सी फेयरर्स में से एक है। इंडिया की सी फेयरिंग हिस्ट्री लगभग 3000 BC तक ट्रेस की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की, जहां प्रेजेंट डे गुजरात की लोथल सिटी में लगभग 2400 BC पहले शिप्स को बर्थ और सर्विस करने की फर्स्ट एवर फैसिलिटी पाई जाती थी। ये मैरीटाइम ट्रेडिशन मोस्टली फाइनेंशियल था। इंडिया हमेशा से ही शिप्स का यूज वर्ल्ड को कनकर करने के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड के साथ ट्रेड करने के लिए करता आया है और यहाँ तक आज भी न्यू दिल्ली मैरीटाइम एक्सपेंशनिज्म को रिजेक्ट करता है। इंडिया सी को पॉलिटिक्स और वॉर के बजाय प्रोग्रेस के एक टूल के फॉर्म में देखता है। इंडिया के इसी ट्रेडिशन के चलते इंडियन ओशन 13th सेंचुरी तक काफी पीसफुल रहा है, पर आज सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। ओशंस बैटल ग्राउंड में चेंज हो चुके हैं, फिशिंग बोट्स वॉरशिप्स में चेंज होते जा रहे हैं और कंट्रीज अपनी खुद की मैरीटाइम बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। ओशन का मिलिटराइजेशन आज पहले से काफी तेजी से हो रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने भी अपनी स्ट्रेटजीज को रिकैलिब्रेट किया है, बट अगेन नॉट थ्रू बैलेंट एग्रेशन बट थ्रू डिप्लोमेसी। दोस्तों पास्ट 2 डिकेड्स में इंडियन ओशन में चाइना के इंटरेस्ट रैपिडली एक्सपेंड हुए हैं। आज अबाउट 80% ऑफ चाइनाज इंपोर्टेड ऑयल इंडियन ओशन और मलक्का स्ट्रेट के थ्रू ट्रांजिट होता है। इसी के साथ मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के साथ चाइना के ट्रेड का 95% भी IOR से होता है। चाइना इस रीजन में अपने बढ़ते इन्फ्लुएंस का रीजन उसके राइवल्स जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की प्रेजेंस बताता है। इसके अलावा चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के चलते अपने बैकयार्ड में इंडिया को इनसर्कल कर रहा है। इसके चलते वो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में अपनी नेवल एस्टैब्लिशमेंट बढ़ाना चाहता है। ग्वादर, दर एस सलाम, सेशल्स, जिबूटी, कंबोडियन नेवल बेस और हम्बनटोटा इसके कुछ प्राइम एलिमेंट्स हैं। चाइना ने ओपेक कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रेडेटरी लोन प्रैक्टिसेस और करप्ट डील से अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का एडवांसमेंट भी किया है। ऐसा लगता है कि चाइना इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है।
इतना ही नहीं, वो क्वाड नेशंस को भी सेपरेट करना चाहता है और साथ ही साथ वो यूरोपियन नेशंस को भी साउथ चाइना सी से दूर रखना चाहता है। एंटी पायरेसी मिशंस को परस्यू कर चाइना इंडियन ओशन के आइलैंड नेशंस और लिटोरल कंट्रीज का स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन गया है। मोरओवर, इंडियन ओशन के सभी 6 आइलैंड कंट्रीज में अपनी एम्बेसी स्टैब्लिश करने वाला चाइना एकमात्र देश है। इकोनॉमिक और मिलिट्री इश्यूज पर कोलैबोरेशन के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर आने वाले मैरीटाइम सिल्क रोड ने चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को भी एक एडिशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। 2017 में बीजिंग ने अपनी फर्स्ट ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी जिबूटी के इंडियन ओशन कोस्ट पर सेटअप किया। जिबूटी में जहां फ्रांस, जापान और यूनाइटेड नेशंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो वहीं चाइनीज बेस का बनना उसको इस रीजन में नए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक प्लेयर की पोजीशन में लाता है। और तो और ट्रेडिशनल प्लेयर्स को चैलेंज करने वाला चाइना अकेला देश नहीं है। 2020 में रशिया ने 25 ईयर्स के लिए सूडान में नए नेवल बेस के एस्टैब्लिशमेंट अनाउंस किए हैं। इससे रशिया को रेड सी और इंडियन ओशन के की चोक पॉइंट बाब एल मंदेब तक स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिल जाएगा। दोस्तों, मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमेशा से ही इंडिया का एक मैसिव रोल रहा है और आज जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के चलते वो ये रोल असर्ट भी कर रहा है। इस चेंजिंग जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इंडिया खुद को इंडियन ओशन में एक प्राइमरी पावर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता है। इस स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट खुद की कैपेसिटी को बिल्ड करना है। इसका प्राइम एग्जांपल है कार निकोबार एयरफोर्स बेस, जहां इंडिया के पास 9000 फुट का रनवे है। न्यू दिल्ली इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपडेट कर रहा है, जिससे वो यहां पर अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स परमानेंटली डिप्लॉय कर सके। इस स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट पार्टनर्स के साथ कोऑपरेशन बूस्ट करना है। इसके चलते इंडिया मॉरिशस और सेशल्स जैसे प्लेसेस पर कोस्ट गार्ड और नेवल फैसिलिटीज बिल्ड कर रहा है। इसी के साथ इंडिया आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स के चलते अपनी नेवल स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा रेजिलिएंट और सेल्फ रिलायंट बना रहा है। और तो और वो कई रीजनल पावर्स के साथ एक्सेस एग्रीमेंट्स कर रहा है, जिसके चलते इंडियन नेवल शिप्स उन पावर्स के बेसिस को यूज कर पाएगी। इंडिया ने कई लिटोरल आईओपी स्टेट्स के साथ उनके मिलिट्री बेसिस का एक्सेस पाने के लिए कई एग्रीमेंट्स किए हैं। इंडोनेशिया का डीप सी सबांग पोर्ट और ओमान के डुकम पोर्ट जैसे कई स्ट्रेटेजिकली क्रूशियल लोकेशंस का एक्सेस न्यू दिल्ली के जियोपॉलिटिकल पोजीशन को इनहैंस करता है। फ्रांस और यूएस के साथ लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स के चलते इंडिया को यूएस के डिएगो ग्रासिया पोर्ट और रियूनियन आइलैंड पर फ्रेंच बेस का एक्सेस मिल जाता है। साथ में यूएस ने इंडिया के साथ क्वाड के थ्रू एंगेज किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इंक्लूडेड है। इसी तरह फ्रांस ने भी इंडो पैसिफिक में पेरिस, न्यू दिल्ली, कैनबेरा एक्सेस के क्रिएशन की बात की है, जिससे आईओआर की जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। इंडिया के राइजिंग प्रोफाइल का फिजिकल मैनिफेस्टेशन इंडिया के रीजन में रीजनल और दूसरी मेजर सुपर पावर्स के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से शोकेस होता है। इंडिया ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज की 25th आइटरेशन को रिसेंटली कंक्लूड किया, जिसमें सभी क्वाड मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह ला पिराउस और डेजर्ट नाइट जैसी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी इंडिया के राइजिंग इन्फ्लुएंस को शोकेस करती हैं। अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो इसमें 38 नेशंस आते हैं, जो वर्ल्ड एरिया का 44% और ग्लोबल जीडीपी का 62% पार्ट जनरेट करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन ग्लोबल ट्रेड का 50% से भी ज्यादा जनरेट करता है। इंडिया, जिसके 9 इंडो पैसिफिक नेशंस के साथ ट्रेड सरप्लस है, उसके लिए ये एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। अगर बात करें बायलैटरल ट्रेड की, तो वो 2001 के $33 बिलियन से बढ़कर 2020 में $262 बिलियन की मार्क तक पहुंच गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में यूएनएससी मीट में इंडिया ने जहां एक तरफ प्रेजेंट टाइम्स में चल रही मैरीटाइम रेस को रिकॉग्नाइज किया, वहीं दूसरी तरफ इंडियन पीएम ने फर्म ग्राउंड रूल्स को सेट करने की बात की। एग्जिस्टिंग लॉस से मैरीटाइम इश्यूज को सॉल्व किया जाना और ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने पर उनका प्राइम फोकस था। दोस्तों, इंडिया के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट रूलिंग द वेव्स, बल्कि ये बैटल शिप्स को डिप्लॉय करने से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट, पायरेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैरीन पॉल्यूशन, इलीगल फिशिंग भी शामिल है। तो इंडिया के लिए ये सिर्फ चाइना को आर्म रेसल करने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ बड़े इश्यूज स्टेक पर है। इंडिया के लिए ये सबसे बढ़कर फ्री, सेफ और इंक्लूसिव नेविगेशन को सिक्योर करना है। 2015 में लॉन्च किया गया सागर इनिशिएटिव भी यही दर्शाता है। सागर का मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस पॉलिसी के चलते इंडियन नेवी ने कई कंट्रीज को सर्च एंड रेस्क्यू, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और पायरेसीज के अगेंस्ट काफी असिस्ट किया है। तो दोस्तों, इंडियन मैरीटाइम पॉलिसी इंडो पैसिफिक के बाकी नेशंस के कंपैरेटिवली ज्यादा होलिस्टिक है।
ये पायरेसी ट्रेड और मैरीन पॉल्यूशन जैसे नॉन सिक्योरिटी और नॉन कन्वेंशनल इश्यूज भी इनकॉर्पोरेट करता है। अमेरिका जहां फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करता है, तो वहीं इंडिया यहां फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात करता है। इंडिया का यही कोऑपरेटिव एटीट्यूड इज द नीड ऑफ द आवर, और यही इंक्लूसिव एटीट्यूड विल बी अ की टू बीट चाइना। A strong country has a strong navy। दोस्तों ये बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 19th सेंचुरी में थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की एक रीसेंट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आज इंडिया वर्ल्ड की 5 मेजर नेवल पावर्स में से एक है, लेकिन अगले 10 से 12 सालों में हमें टॉप 3 में आना है। इसी स्पीच में उन्होंने लिबरेशन ऑफ गोवा, बांग्लादेश, इंडो पाक वॉर्स में इंडियन नेवी के रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट किया। मई 2020 में इंडियन नेवी ने 600 टन्स ऑफ फूड मॉरिशस, मालदीव्स, मेडागास्कर, कोमोरोस जैसी आइलैंड कंट्रीज में सप्लाई किया, जिसके चलते हमारे कई लिटोरल नेशंस के साथ ट्रेड और कल्चरल टाइज भी स्टैब्लिश हुए। लेकिन इंडिया को अगर बढ़ते हुए चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है तो उसे अपने नेवल पावर पर और भी ज्यादा फोकस करना होगा। डेमोक्रेटिक अलायंस और नेबर्स के साथ अपने इंक्रीजिंग कोऑपरेशन के साथ इंडिया को अपने नेवी में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। दोस्तों अगर फिजिकल ईयर 2020 से 2021 की बात करें तो इंडिया अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर का केवल 15% नेवी पर स्पेंड करता है, जो क्वाड नेशंस में आज सबसे कम है। यूएस मिलिट्री एक्सपेंडिचर का 30%, ऑस्ट्रेलिया 25% और जापान 23% अपनी नेवी पर स्पेंड करता है। चाइना की बात करें तो 2020 में कमीशन वॉरशिप्स के टर्म में प्लान यूएस नेवी को ओवरटेक करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी बन गई है। लेकिन अगर इंडिया के एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात करें तो उसके एम्बिशंस और एक्सपेंडिचर में हैवी मिसमैच दिखता है। फिस्कल ईयर 2017 से 2018 में इंडियन नेवी ने गवर्नमेंट से $5.2 बिलियन फंड की रिक्वेस्ट की, लेकिन एलोकेशन केवल $2.9 बिलियन का ही हुआ। इस अंडर एलोकेशन का एडवर्स इफेक्ट नेवी के प्लान्ड एक्सपेंडिचर, परचेजिंग पावर और नेवल एसेट्स की मॉडर्नाइजेशन नीड पर पड़ सकता है। हालांकि आज इंडिया इस रीजन में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन हार्ड पावर कैपेबिलिटीज में नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स के बिना इंडिया का सेफ, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का विजन इफेक्ट हो सकता है। इसलिए इंडिया को टाइम बाउंड डिसीजंस लेते हुए अपनी नेवल इन्वेस्टमेंट्स और ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन को और भी ज्यादा इंप्रूव करने की तरफ काम करना होगा। तो दोस्तों ये थी कहानी इंडो पैसिफिक की और कैसे इंडिया अपनी नेवल पावर को यूज कर इंडो पैसिफिक में और पूरी दुनिया में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।